गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, श्री राधे। आज हम जो है 10th क्लास संस्कृत की जो 10th के साथ 9th क्लास के लिए भी उपयोगी है, इसकी प्रथम कक्षा वर्ण विचार के बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि जब तक हम लोग वर्ण विचार उनको नहीं समझेंगे, आगे की गतिविधियां, आगे की प्रक्रिया, संधि, समास आदि जो टॉपिक है उनके बारे में अपन को बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाएगा। माँ सरस्वती को नमन करते हुए सबसे पहले संस्कृत भाषा की व्युत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। जो संस्कृत शब्द है जिसको अपन पढ़ रहे हैं, तो संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार से हुई। संस्कृत जो शब्द है वो सम उपसर्ग पूर्वक दो क्रय मूल रूप से धातु होती है, जिसका लोप करके क्रह बनता है। उसके बाद तह शब्द मिलकर के संस्कृत शब्द बनता है। आगे पर बात करते हैं इसके जो वर्ण है, कहाँ से ये शब्दों का विरचन हुआ, किस प्रकार से आए, इनके बारे में। भगवान पाणिनि ने भगवान शंकर की आराधना की। उससे प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने 9 और 5 बार डमरू का वादन किया। नृतावसाने नटराज राजो ननादरकाम 9 पंचवारम, 9 और 5 बार। वो 14 जो सूत्र, चतुर्दश जो सूत्र थे, वो माहेश्वर सूत्र कहलाए, क्योंकि भगवान महेश अर्थात शंकर के द्वारा डमरू वादन के द्वारा उन सूत्रों की उत्पत्ति हुई। अब उन सूत्रों को अभिरचन भगवान पाणिनि ने किया। वह 14 सूत्र कुछ इस प्रकार है: ऐ उण ऋ ऋक ए ओम ऐ औच हयवरट लण यम गणनम जबय गणदस जब गणदस खप छट थ चट तव कपय स सर हल। ये 14 सूत्र अपने लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आगे जब अपन संधि संबंधी सूत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे तो वो इनसे ही मिलकर बनते हैं। इनका क्रमिक रूप बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से बना हुआ है। इसको आप मेरे साथ साथ एक कॉपी के अंदर नोट डाउन करिएगा। पहला जो है अ ई उ न ऋ ऋक ए ओम आई औच हय वरट लण य म ग न म झबय घ ध ध स ज ब ग द द स ख फ च त त छ ठ थ। कपय सर जब गणदस खप छट तत्व कपय स र हल। ठीक है। अब ये जो है आपके 14 माहेश्वर सूत्र है।
इनकी किस प्रकार से विरचन हुआ है, बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो सूत्र है किस प्रकार बने हुए हैं। एक तो पहली चीज, इनमें क्या होता है, जो अंतिम वर्ण है उसकी इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा से मेरा तात्पर्य है जो अंतिम वर्ण है उसका लोप हो जाता है। जैसे आई उण है तो आई उण के अंदर जो ण है इसका लोप हो जाएगा, क का लोप हो जाएगा, ग का, च का, ट का, जो अंतिम वर्ण है वो सभी इत संज्ञक वर्ण हो जाते हैं, उनका लोप हो जाता है। तो इन वर्णों को अपने माइस्वर सूत्रों में गिना नहीं जाता है। अब आगे अपन बात करते हैं माइस्वर सूत्र के अंदर जो प्रथम 4 सूत्र है, आई उण, री ऋक, ए ओम, आई औच, ये जो 4 सूत्र है ये स्वर से संबंधित है। अब आप देखिएगा अ, ई, उ, री, ऋ, ए, ओ, आई, औ, ये क्योंकि इसके अंतिम वर्ण की इत संज्ञा हो गई है तो आप यहां पर अपने पास में 9 स्वर बनते हैं। तो मूल रूप से संस्कृत व्याकरण के अंदर 9 स्वर माने गए हैं। क्योंकि आपका जो स्तर है 9th और 10th क्लास का स्तर है, तो इसमें अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न आ जाए कि भाई स्वर कितने होते हैं, तो उसमें आपको 9 नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये एक बड़े स्तर पर होता है। मूल रूप से भगवान पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी पुस्तक है उसके द्वारा इसका अभिरचन किया है, जबकि अपन छोटे लेवल पे 9th और 10th के लेवल पे इसको विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। जैसे भगवान माहेश्वर ने अ, ई, उण यहाँ पर इसका अभिरचन किया, तो अ के साथ में अ का जो परिवार है अर्थात अ और आ, इन दोनों का वर्णन हो जाता है। ई के साथ में ई के परिवार ई का भी वर्णन हो जाता है और उ के साथ में उ का परिवार उ का भी वर्णन हो जाता है। तो ये ह्रस्व और दीर्घ। आपको एक और बात बताऊं मैं कि स्वर जो है इसमें भी 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो इसमें अपने मुख्य रूप से पुस्तकों में, पाठ्य पुस्तकों में ह्रस्व और दीर्घ स्वर की बात की जाती है। जिस प्रकार से आज जो स्वर है ये ह्रस्व स्वर है और जो आ है वो दीर्घ है। तो यहाँ पर भगवान पाणिनि ने अ को केवल अ और आ इसमें दोनों ही समाहित किए गए हैं। आगे आप संधि की बात करोगे तो संधि भी जो है उसको आगे आपको जहां पर अ नजर आएगा तो अ और आ दोनों ही आपको पढ़ने हैं। आगे अपन बात करते हैं मूल रूप से 9 स्वर है। तो विस्तृत रूप से कितने स्वर है ये? विस्तृत रूप से अ के साथ में आ, ई के साथ में ई और उ के साथ में उ और री के साथ में री। तो 9 के साथ में 9 + 4 13, 9 + 4 13 आपके जो है स्वर हो गए हैं। अब देखिएगा स्वर की बात की अपन ने, जो स्वर कुल कितने हो गए? 13। और आपको एग्जाम की दृष्टि से भी पूछा जाए कि स्वर कितने होते हैं संस्कृत के अंदर, तो 13 स्वर होते हैं। अब बात करते हैं व्यंजन की। अब व्यंजन के अंदर देखिएगा आप, जो व्यंजन है वो कितने हैं? 4 तो से संबंधित हो गए। जो 4 स्वर है ये 4 सूत्र है स्वर से संबंधित है। और आपको एक बात और पता होगी कि स्वर संधि जो अपन पढ़ते हैं तो स्वर संधि को ही अच संधि कहा जाता है। वो अच संधि क्यों कही जाती है? अ से लेकर के च तक के वर्णों का अभिरचन हुआ है, इसलिए उसको अच संधि भी कहते हैं। और व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं। क्यों? व्यंजन के अंदर ह से लेकर के और ल तक के वर्णों का विरचन हुआ है, इसलिए उसे व्यंजन संधि को हल संधि भी कहा जाता है, जो अपन संधि के प्रकरण में आगे बात करेंगे। अब आगे बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन कुल 33 व्यंजन है। अब इसके अंदर क्रमिक रूप से देखिएगा आप, सबसे पहले पंचम वर्ण का अभिरचन हुआ है, फिर चतुर्थ वर्ण का अभिरचन हुआ है, फिर तृतीय वर्ण का, और फिर द्वितीय वर्ण का, फिर प्रथम वर्ण का। अब उसके बाद में जो है ऊष्म वर्ण और अंतःस्थ वर्ण दोनों का हुआ है। इसके अंदर क्या होता है कि जो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, कई बार 9th क्लास में 10th क्लास में प्रश्न पूछा जाता है कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं। स्पर्श व्यंजन होते हैं 25 जो है स्पर्श व्यंजन होते हैं, जिसके अंदर का वर्ग,
च वर्ग और ट वर्ग, ता वर्ग और प वर्ग। ये जो है 5 5 इसके अंदर एक वर्ग में होते हैं। क ख ग घ ङ, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, है ना। उसके बाद में त थ द ध न, प फ ब भ म। ये 25 जो है स्पर्श व्यंजन होते हैं। इन 25 व्यंजनों को आप देखिएगा, क वर्ग, क ख ग घ ग, च की च वर्ग की बात करते हैं अपन, च छ ज झ य। और ट वर्ग की बात करते हैं अपन, ट वर्ग के अंदर ट ठ ड ढ ण, ट वर्ग, त थ द ध न। प वर्ग की बात करते हैं अपन, प वर्ग के अंदर प फ ब भ और म। आप इनको साथ के साथ में नोट डाउन कर लीजिएगा। जो स्पर्श व्यंजन है ये 25 है, वो इस प्रकार है, नीचे दे रखा है। इनको आप साथ में नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आगे आपके आगे के प्रकरण में साथ में काम आते जाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं 25 जो व्यंजन है स्पर्श व्यंजन, वो ये हो चुके हैं। ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसी बातें भी है, या मैं आपको लिख देता हूं, स्वर 13 व्यंजन 30, 25 स्पर्श व्यंजन हो गए। अब बात करते हैं अंत स्तर। अंत स्तर जो व्यंजन है वो कितने होते हैं? अंत स्तर व्यंजन 4 होते हैं। कौन से? या, व, र, ल, ये अंत स्तर व्यंजन है। उसके बाद बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। जो ऊष्म व्यंजन होते हैं ये भी 4 होते हैं। सर, सर, सर और हा, ये ऊष्म व्यंजन हो गए। 25 4 29 4 33 33 व्यंजन अपने यहाँ पर हो चुके हैं कंप्लीट। अब आगे अपन बात करते हैं इसमें जो 3 शब्द है, एक तो श, त्र, य, इनको व्यंजन के कुल वर्णों में नहीं गिना गया है क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है। कौन से व्यंजन है ये? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन ये है। ये जो श है ये क और स से मिलकर बना हुआ है। त्र जो है ये त और र से मिलकर बना हुआ है। और य जो है ये ज और य से मिलकर के बना हुआ है। ये अपन को इसके बारे में कंप्लीट ये जानकारी। अब तीसरी बात क्या आती है? छोटी कालांश में जो अपन पढ़ते हैं, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा, इसको आप क्या बोलते हो? इसको क्या बोलते हो? इसको क्या बोलते हो? मेरे सामने अधिकतर स्टूडेंट्स का जवाब होगा कि ये भी ऋण है, ये भी ऋण है और ये भी ऋण है। अगर ये तीनों ऋण होते तो इनको एक बार ही क्यों नहीं लिखा गया? इनकी जब गणना हुई डमरू वादन के द्वारा तो इनको एक ही ऋण क्यों नहीं लिखा गया? ये न एक नहीं है, ये अलग अलग शब्द है जिनका उच्चारण शुरू में छोटी कालांशों में अपन से गलत करवाया जाता है। उसका परिणाम अपन लास्ट तक इनका उच्चारण गलत करते रहते हैं। इसका उच्चारण होता है ग। कैसे होगा इसका उच्चारण? ग। इसका या और इसका ऋण। जो आप ऋण पढ़ते हो वो केवल ये है।
ये आपके स्वर व्यंजन संबंधी, संयुक्त व्यंजन संबंधी, स्पर्श व्यंजन कितने हैं, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। अब बात करते हैं साहब अंतस्थ व्यंजन तो कौन से, ऊष्म व्यंजन कौन से। तो अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं जिसके अंदर जो अपन शब्द को बोलेंगे उसकी ऊष्मा अंदर ही रह जाए, बाहर ना निकले, य व र ल, तो वो व्यंजन होंगे अंतस्थ। बात करते हैं ऊष्म व्यंजन, ऐसे वर्ण जिनके द्वारा अपने मुख से ऊष्मा हो अर्थात गर्मी निकले, गर्मी जो जिसका सर्दी के अंदर आप आवाज करते हो वो इस प्रकार की होती है। अब देखिए आप स, श, स, ह, अब इनमें अपने मुख से ऊष्मा उत्पन्न हुई, गर्मी हुई, इसलिए उनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये इनकी ऊष्मा मुख के अंदर ही रहती है, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अब इसमें इसके उच्चारण स्थान के बारे में और आगे की जो बातें हैं उसके बारे में अपन आगे की कालांश में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूँ आपसे कि उसी मनोयोग से जिस प्रकार आप क्लास में मेरे को सुनते हो उसी प्रकार आपने मुझे सुना होगा, और आप इन चीज़ों को यथावत लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट करके इसको बाद में आप नोट डाउन करिएगा। मैं क्लास में बिल्कुल भी चीज़ों को दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा कि ऐसा समय अपन को मिल नहीं पाएगा। धन्यवाद।